Hello dear students. In our today's class, we are going to discuss about the properties of the neutron. What are the properties of neutron that we are going to learn? Okay, let's start. Property number 1. Neutrons are the constant particle of all the nucleus except hydrogen. पता है आपको कोई भी जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल मास होता है आप सभी को पता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है और ये हर न्यूक्लियस के अंदर होता है. बट आप यहाँ से क्या देखोगे कि जो हाइड्रोजन होता है जैसे आपके पास पता H11 होता है तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ के हर न्यूक्लियस का कांस्टेंट पार्टिकल है कौन? न्यूट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन इज ए स्टेबल पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस बट आउटसाइड द न्यूक्लियस इट इज़ अनस्टेबल हैविंग हाफ लाइफ टाइम ऑफ 13 मिनट. इसको नोट करके रखेंगे. इसका जो हाफ टाइम होता है वो 13 मिनट का होता है. न्यूक्लियस के अंदर ये बिल्कुल स्टेबल होता है बट जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आता है तो इसकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है डिसइंटीग्रेशन होता है उसका वो कुछ इस प्रकार से होता है. ये जो न्यूट्रॉन है एक न्यूट्रॉन वो क्या करता है जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे ये न्यूट्रॉन है जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर मतलब चार्ज होता नहीं ये मास नंबर है. ये टूट जाएगा एक प्रोटॉन के अंदर और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो के अंदर. किसके अंदर? प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा यहाँ पे. इसके अंदर एक चीज़ और ऐड होनी थी जो यहाँ पे मिस है. प्लस इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है ना. तो चार्ज जीरो कब होगा? प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो. मास देखेंगे तो प्रोटॉन का मास होता है 1. प्रोटॉन का जैसे मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1. इलेक्ट्रॉन का 0 मान के चलते हैं तो मास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1. तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होगा तो एक प्रोटॉन बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनेगा प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनेगा. क्या बनेगा? एक इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं. ओके. तो इस प्रकार से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस. कहाँ होता है इस बात को ध्यान रखना. दिस इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर. ओके. न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल पार्टिकल होता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल. पता है हमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. देयरफॉर दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफ्लेक्ट होना है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या होता है दो प्लेट्स होती हैं. एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई और ये कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज पर होगी. अब आपको पता है अगर मान लीजिए जैसे प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज या कोई भी हो तो वो तो अट्रैक्ट हो जाता है इस प्रकार से नेगेटिव प्लेट की तरफ. और अगर हमारे पास जो चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव की तरफ. अब अगर न्यूट्रल पार्टिकल लाइक द न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रॉन है कोई चार्ज नहीं है तो उनका डिफ्लेक्शन ना तो इधर होता है ना इधर होता है. दोनों नहीं होते. क्या होते हैं? वो एक स्ट्रेट लाइन में इसमें से पास हो जाएंगे. सेम एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको पता है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में F = उसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा. याद होगा आपको. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = QVB sin थीटा होता है. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो न्यूट्रॉन हमारा है न्यूट्रॉन का जो चार्ज है Q वो जीरो होता है. चार्ज को जीरो करूँगा तो यहाँ पे फोर्स कितना हुआ? जीरो हुआ. इसलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होते ये क्योंकि इसका चार्ज जीरो है. और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होते जीरो चार्ज होने के कारण. ओके. Thus, neutrons is almost ideal bullet for performing the experiment on artificial transmission. इसलिए आइडियल बुलेट का मतलब क्या हुआ? जब हमें आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन करना हो मतलब एक न्यूक्लियस को दूसरी न्यूक्लियस में चेंज करना हो तो वहाँ पे जो पार्टिकल होता है हमारा बुलेट के लिए जो पार्टिकल यूज़ करेंगे स्ट्राइकिंग के लिए उसके लिए हम न्यूट्रॉन को करते हैं. और दूसरी बात है कि न्यूट्रॉन को जल्दी से डिटेक्ट करना मुश्किल है. यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि हम न्यूट्रॉन को जल्दी से डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते. वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता जल्दी से क्या होता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में. इसलिए न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस.
आइंस्टीन ने इस इक्वेशन के जरिए बताया था कि जो मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, आप सभी को पता होगा, E इज इक्वल टू mc² जो इक्वेशन है, ये आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, E इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एनर्जी और जो मास है, E से मास और मास से एनर्जी, वो इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी को मास में बदल देंगे, मास को एनर्जी में बदल देंगे। और यहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंड करने के लिए एनर्जी है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आपको। इसमें एक आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएगा और मैं उस कॉन्ट्राडिक्शन को ही पहले डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो आप उस कॉन्ट्राडिक्शन को पहले ध्यान से देखें कि वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है। आप जानते हैं सभी, और आप अब तक क्लासेस में पढ़ते आए हैं, अभी तक आपने हर जगह आप यही पढ़ते हो कि कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी न्यूक्लियस है, मैं कोई भी अगर जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा न्यूक्लियस है, जैसे मैं हीलियम का एग्जाम्पल लूँ, तो हीलियम के न्यूक्लियस में आपको पता है 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का जिक्र कर रहा हूँ। 2 प्रोटॉन होते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं सोडियम का न्यूक्लियस ले लूँ तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 11 × चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लो, 17 प्रोटॉन होते हैं। यानी वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इस प्रकार से कितने? 17 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस प्रकार से सोडियम वाले में कितने होंगे? 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब यहाँ से एक बात सोच के देखो आप, अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप अभी तक आप स्टडी करते आए हो, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होता है, नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होता है। मतलब हम ये पढ़ते आए हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज या लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि न्यूक्लियस जो है उसकी साइज लगभग 10⁻⁻15 मीटर के फैक्टर में हम कंसिडर करके चलते हैं, इतना हम मान रहे हैं कि इतना न्यूक्लियस की साइज़ है। और इसके अंदर जब सोडियम का एग्जांपल लेता हूं तो 11 प्रोटॉन हैं, यानी 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं तो 17 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इतने पॉजिटिव चार्ज इस छोटी सी जगह के अंदर हैं, तो फिर इनके बीच में रिपल्सन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें तो पता है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑलवेज लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके अंदर रिपेल क्यों नहीं हो रहे? ये सोचने वाली बात थी। तो एक तो आपको मैं यहाँ पे छोटा सा एक रिमाइंडर दिलवा दूँ कि जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, 2 स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच का जो फोर्स था वो आपने कूलम्स लॉ से दिया था, F = K/Q1 Q2 / R²। अच्छे से याद होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था। और वहाँ पे एक लिमिटेशन पढ़ी थी हमने, कूलम्स लॉ की। उसमें मैंने आपको ये बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब न्यूक्लियस के लेवल पे आते हैं, मतलब ये जो R होती है ये 10⁻⁻15 मीटर के फैक्टर में चली जाती है, तब ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ये फेलियर था कूलम्स लॉ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, इन चार्ज के अंदर किसी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं होगा। तो रिपल्सन नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स का मतलब कौन? न्यूक्लियन होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस के पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस के पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनसाइड न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंडेड है, इसका मतलब प्लस चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन है। क्या है? प्लस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन है। उसमें कोई रिपल्सन हो नहीं रहा है ना। तो वो अट्रैक्शन क्यों है, किस कारण से है? मतलब सारे न्यूक्लियन आपस में बाइंडेड हैं, तो उनको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और ये टॉपिक भी है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच
न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड हैं, है ना। वो जितनी एनर्जी रिक्वायर है उनको बाउंड करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, तो फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम निकालेंगे कैसे? तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को निकालना है, मेजर उसको हम कैसे करेंगे? तो उसका मेजरमेंट का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर आप देखेंगे उसको, आप डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे उसको। क्या है? इट इज़ मेजर्ड बाय द वर्क डन इन सेपरेटिंग द न्यूक्लियॉन्स एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद द ईच अदर। मेजर कैसे करूंगा? पता तो मैंने लगा लिया कि न्यूक्लियर को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बट उस बाइंडिंग एनर्जी को मैं किस प्रकार से मेजर करूँ? तो देखिए अब कैसे मेजर करेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। और इसके अंदर मैं जैसे हीलियम वाला न्यूक्लियस ले लिया मैंने, उसके अंदर 2 प्रोटॉन थे इस प्रकार से और 2 न्यूट्रॉन थे, उनको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शन है। प्रोटॉन, ये जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी इंट्रैक्शन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंट्रैक्शन है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी इंट्रैक्शन है। ठीक है, अब हमें ये न्यूक्लियॉन्स अलग अलग करने हैं। न्यूक्लियॉन्स अलग अलग करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस न्यूक्लियॉन को यहाँ से मुझे बाहर निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाना है, इस वाले को भी निकाल के मुझे इन्फिनिटी पे ले जाना है, इसको मुझे इन्फिनिटी पे इसलिए ले जा रहा हूँ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? नो इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होगा। इसलिए इन सभी को मैं यहाँ से निकाल के कहाँ ले जाऊँ? इन्फिनिटी पे ले जाऊँ। ओके, और इनको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, जो भी वर्क डन मुझे इनको सेपरेट करने के लिए करना पड़ रहा है, वही इनकी क्या होगी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम किस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? मेज़र तो कर लिया, कैलकुलेट कैसे करूं? तो कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले आपको एक टर्म और समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसका डेरिवेशन समझने से पहले आप एक टर्म समझो, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, नाम से आपको कुछ अनुमान लग गया होगा कि मास में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है ये मास डिफेक्ट? वो कुछ इस प्रकार से है कि ये ले लिया मैंने न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? कुछ प्रोटॉन्स होते हैं। मैं सबसे जनरल न्यूक्लियस है, इजी न्यूक्लियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ, वो हीलियम का न्यूक्लियस है। तो मैं हीलियम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। ये हीलियम का न्यूक्लियस ले लिया, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। और हीलियम का जो मास नंबर होता है, जिस प्रकार आप कितना बोलते हो? 4 बोलते हो। 4 क्यों? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो मास नंबर कितना होगा? 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली? अगर हीलियम का एक्चुअल मास मैं देखूँ, एक्चुअल मास हीलियम का क्या है? रियल मास, रियल मास ऑफ न्यूक्लियस, और मैं देखूं रियल मास, इसके साथ हम क्या चेक करें? इसके साथ हम चेक कर रहे हैं रियल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन, सभी न्यूक्लियॉन का मास। जैसे यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन है, 1 2 3 और 4, इन 4 न्यूक्लियॉन का मास। ओके, और न्यूक्लियस का मास, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियॉन का रियल मास है, ये जो रियल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स है, दिस इज ग्रेटर देन द रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो मास है, रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस है, वो लेस देन है द रियल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। मतलब 4 न्यूक्लियॉन का मास अगर मैं अलग से जोड़ूंगा और फिर मैं न्यूक्लियस का मास देखूंगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी वही न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर उनको मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है कि न्यूक्लियस से बाहर न्यूक्लियॉन का मास ज़्यादा था और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन का मास हो गया कम। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मास डिफेक्ट क्या है। मास डिफेक्ट क्या है? न्यूक्लियॉन्स के मास में और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो मास डिफेक्ट हुआ डेल्टा m, ये जो मास में डिफेक्ट आया, ये कहाँ गया? कहाँ गया भाई?
क्योंकि हमें पता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि मास जो होता है ना, मास इज कंजर्व्ड। मास तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, मास क्या है, कंजर्व्ड है ना। लेकिन यहाँ तो मास का डिफरेंस आ गया, तो ये गया का कंजर्व्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास है ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। जैसे आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बोलता है, E इज इक्वल टू mc² बोलता है ना। तो यहाँ पे मास में कुछ डिफेक्ट आया तो डेल्टा m हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा m मास में डिफेक्ट आया उसने कुछ एनर्जी क्रिएट की है, उसने क्या की है, कुछ एनर्जी बनाई है। वो एनर्जी कहाँ गई, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो आपको मास डिफेक्ट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन्स के मास में और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस है, न्यूक्लियॉन्स का मास ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए क्या है, कोई भी न्यूक्लियस इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, XZA। वहाँ पे Z क्या है, Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और A जो होता है वो मास नंबर होता है। न्यूक्लियस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब मैं मानता हूँ ये कोई भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उसके मास को मैं mp से रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूट्रॉन्स के मास को मैं mn से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और m और कैपिटल N से टोटल न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि मैंने मास डिफेक्ट में क्या क्या बताया, न्यूक्लियस का मास, रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस, उसको कंसिडर कर लिया mn से, और रियल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स कौन है, न्यूक्लियॉन्स हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये रियल मास ऑफ क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स हो गया। ओके, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से जो मास डिफेक्ट आता है, डेफिनेशन मैंने आपको अभी भी बताई, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस का मास आप घटा दो तो जो कुछ आएगा वो होगा मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियॉन का मास कैसे निकालेंगे हम, तो देखो डेल्टा एम कैसे होगा, डेल्टा एम होगा ZMP। ZMP क्यों लिखा, टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, सभी प्रोटॉन का मास और सभी न्यूट्रॉन का मास, है ना। रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस किसके बराबर होगा, जितना भी आपका जो न्यूक्लियस है, सपोज करो मैं सोडियम का ही एग्जांपल ले लूँ, एक मिनट के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम के लिए। तो सोडियम के अंदर आप लिखते हो 11, 22 भी होता है, 23 भी एक आइसोटोप होता है इसका, ठीक है। 11, 22, 23 दोनों होते हैं। मैं 23 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो कितने हैं, 11, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 12, है ना। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल मास होने वाला है वो 11 प्रोटॉन का है। तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 11 इंटू mp इज द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू mn। और 12 कैसे आया, 12 आया 23 माइनस 11, है ना। ये सभी आपको कैलकुलेट करना आता होगा तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ZMP। Z इज द एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, प्लस A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू अमन, तो टोटल न्यूट्रॉन का मास हो गया। इसमें से हमने मास ऑफ न्यूक्लियस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट आ गया। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बोलता है, जो एनर्जी होती है वो डेल्टा mc² के बराबर होती है, क्योंकि मास तो कंजर्व्ड है ना। तो कंजर्व्ड है तो मास खत्म हुआ तो उसको अपने इक्विवेलेंट अमाउंट में एनर्जी क्रिएट करेगा, तो E इज इक्वल टू mc² हो जाएगा। और ये जो E है, ये जो एनर्जी आई है, क्रिएट हुई है, ये न्यूक्लियस को बाइंड करने की एनर्जी है, ये न्यूक्लियस को बाइंड करती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा m की वैल्यू पुट कर दी इंटू c²। दिस इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट के बारे में हम जो है स्टडी कर चुके हैं, ये मास डिफेक्ट हो गया। ओके।